नमस्कार साथियों, आप सभी इस समय सुरक्षित रहें क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अपने आप को भी, परिवार को भी, आसपास भी रहने वाले सभी लोगों को आप जागरूक कर ही रहे होंगे। लगातार काढ़े का उपयोग भी हम जरूर करते रहें। पिछली वीडियो आप सभी ने बहुत सराही, बहुत सुझाव मेरे पास आए, मुझे बहुत प्रेरणा दी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वैश्विक महामारी में शिक्षकों को शिक्षा के अलावा सभी कामों में, चाहे वो भोजन वितरण हो, राशन वितरण हो, शेल्टर हो, बीएलओ हो या जो भी, जहां भी जरूरत समझी वहां पर लगाया गया। सभी शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक इसे राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य मानकर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना किसी प्रशिक्षण के पूर्ण किया और कर भी रहे। इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक साथी और उनके परिवार के सदस्य केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण और सही प्रशिक्षण नहीं होने के कारण संक्रमित भी हुए। कुछ साथी और उनके परिवारजन जिनकी हालत बहुत गंभीर है, वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटलों की स्थिति देखकर घर पर इलाज कराने को मजबूर हैं। हमारे कई कोरोना योद्धा इस जंग को हार गए और हमें छोड़ करके भी चले गए। शिक्षकों की वर्तमान परिस्थिति में अहम भूमिका क्या हो, इस विषय पर आज मैंने ये कोशिश की है। मुझे निवेदन है कि आप इसे पूरा सुनेंगे और अपने सुझाव मुझे अवश्य भेजेंगे। शिक्षा के अलावा प्रत्येक छोटे बड़े अन्य काम में शिक्षकों को लगाने की यह परंपरा कम से कम राष्ट्र हित में, छात्र हित में और विशेषकर शिक्षा के हित में तो नहीं कही जा सकती है। आज एक शिक्षक के बदले में 10 युवा साथियों को रखा जा सकता है, अर्थात 10 गुना काम। बहुत से युवा साथी बेरोजगार बैठे हैं। उन्हें उपरोक्त कार्य में अगर सही प्रशिक्षण और सुरक्षा किट के साथ लगाया जाता तो शायद ज्यादा उपयुक्त रहा होता। अभी एक और मैसेज, विद्यालय जुलाई से कैसे खोल सकते हैं? बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। विदेशी अभिभावकों के द्वारा स्कूल नहीं भेजने के संदेश। विदेशों में क्या क्या हुआ, इजराइल, अमेरिका स्कूल खोले, बंद कर दिए। विश्व के अभिभावक क्या कह रहे हैं, इन मैसेजों को वायरल करते हुए भारत के अभिभावकों का भी सर्वे कर लिया। नो वैक्सीन नो स्कूल का एक अभियान भी चल गया। बहुत सारे अभिभावकों ने, लाखों अभिभावकों ने बल्कि ये लिख करके भी दे दिया कि जब तक एक भी कोरोना मरीज होगा हम पूरे वर्ष अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे। ऐसे बहुत सारे मैसेज वायरल हुए और एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो गया। कोई इनसे पूछे कि किसने कहा कि जुलाई से स्कूल खुलेंगे, किसने कहा कि वो छोटे छोटे बच्चे विद्यालय आएंगे? अभी तो सिर्फ समीक्षा की बात हो रही है। कौन सी सरकार चाहेगी कि बच्चों को इस तरह से जोखिम में डाला जाए? सब जानते हैं कि इससे यह महामारी पूरे समाज में फैल जाएगी। फिर भी एक उद्देश्य को लेकर के यह मैसेज चले और कहीं ना कहीं वे सफल भी हो रहे हैं। एक कहानी आप सबने सुनी होगी कि जब एक पंडित जी को किसी गांव में गाय की बछिया दान में मिल जाती है, वह उसे लेकर के जब अपने गांव जा रहे होते हैं तो कुछ चालाक व्यक्ति उसे हड़पना चाहते हैं और एक प्लान बनाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर वो खड़े हो जाते हैं। एक कहता है, पंडित जी इस गधे के बच्चे को कहां ले जा रहे हो? पंडित जी को यह सुनते ही गुस्सा आना ही था। उसे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन आसपास के लोग उसे हंसी मजाक में लेकर के टाल देते हैं। पंडित जी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक व्यक्ति टोकता है, अरे पंडित जी इस गधे के बच्चे को कहां ले जा रहे हो? पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। बहुत कहते हैं कि बेटा गाय के बारे में ऐसा बोलना भी पाप है, पाप लगेगा। आसपास के लोग जो खड़े होते हैं वो फिर से हंसी मजाक का सा एक माहौल समझ करके चुप रह जाते हैं और हंसते हैं। पंडित जी आगे बढ़ जाते हैं।
इस तरह 4-5 बार जब हो चुका होता है, अब पंडित जी के भी मन में कहीं ना कहीं आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब इतना सारा समाज जिस बात को कह रहा हो तो इसका मतलब समाज सही है, मैं गलत हूं। और एक ऐसा वातावरण बनने के कारण से पंडित जी उस बछिया को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं और उनका अपना जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपना काम शुरू किया वो पूरा हो जाता है। और इसमें पूरा सहयोग उस बाकी के समाज ने किया। यदि एक भी व्यक्ति कहता कि नहीं पंडित जी ये सब मजाक कर रहे हैं तो शायद परिणाम कुछ और होता। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। नकारात्मक मैसेज किसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं और शेष समाज उन्हें बिना पढ़े, बिना जाने, बिना परिणाम की परवाह किए बस केवल फॉरवर्ड कर देते हैं और मैसेज बनाने वाले की उद्देश्य की पूर्ति का एक माहौल तैयार हो जाता है। आप ध्यान करें तो कौन से वे अभिभावक हैं जिन्होंने ये लिख करके दिया या मुहिम चलाया, कितनों के हस्ताक्षर है, और क्या उसमें सबसे बड़ा प्रश्न सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के हैं? यह विचारणीय है। जहां सर्वे वास्तव में होना चाहिए वहां ना पूछा जा रहा है, ना उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान परिस्थिति में प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने राजी या गैर राजी 100% उपस्थिति रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई की। और यही नहीं, वे बच्चे लगातार सभी विषयों का ट्यूशन भी कर रहे हैं। इसकी तुलना में बहुत बड़ी संख्या हमारे उन छात्रों की है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यदि हम अपने विद्यालयों के सही आंकड़े देखें तो ज्यादा से ज्यादा 10% बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की होगी। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इस पर गंभीरता से जो चिंता और प्रयास होना चाहिए वो शासन और प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। अरे प्राइवेट विद्यालयों में स्थिति और परिस्थिति बच्चों की भी और अभिभावकों की भी बिल्कुल अलग होती है। जहां 100% बच्चे किसी न किसी माध्यम से अपनी शिक्षा लगातार जारी रखे हुए हैं। बच्चों के पास अपने अलग से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, सभी सुविधाएं होती हैं जिनसे वो आसानी से घर पर रहकर पूरे वर्ष अध्ययन कर सकते हैं। जबकि सरकारी विद्यालयों के छात्रों और अभिभावकों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है, जिनके पास या तो एंड्रॉयड फोन नहीं है और अगर है भी तो एक जिसे वो अपने साथ काम पर ले जा रहे हैं या अपने साथ रखते हैं, फिर मोबाइल डाटा भी चाहिए। अब छात्र उस लिमिटेड डाटा के भरोसे कितनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है या वीडियोस देख सकता है? कुछ विशेष विद्यालय छात्र या अभिभावकों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या सर्वमान्य होगा? यह सोचने का विषय है। हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे और अभिभावक अपने शिक्षक से अधिक संपर्क में रहते हैं, इसलिए छात्रों और अभिभावकों को क्या परेशानी है, किस कारण से ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी शिक्षकों के माध्यम से यदि उन्हें पूरी सुविधा दे करके ली जाए तो शायद कुछ परिणाम सामने आए। कुछ चुनौतियां हो सकती हैं जिन्हें उनके पास जिनमें फोन का ऑनलाइन डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन शिक्षकों के माध्यम से ये समस्याएं ज्यादा सही आ सकती हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान इस वैश्विक महामारी में एक कहानी याद आती है शिवाजी के। एक सेनापति तानाजी जब सैनिक किले पर चढ़ जाते हैं तो वो रस्सी काट देते हैं और कहते हैं कि अब आपके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो किले से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लो या फिर पूरे मन से जीतने के लिए लड़ाई करो। वर्तमान में हमारे सामने भी दो ही विकल्प हैं, या तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को जिनका जीवन इस महामारी ने और उसके प्रचार प्रसार ने भी अस्त व्यस्त कर दिया है, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, या फिर वर्तमान परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी मानकर चुनौती के रूप में स्वीकार करें और शिक्षक का साथ लेकर के शिक्षा कैसे हमारे सभी छात्रों तक पहुंचे इसके रास्ते ढूंढने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं चाहते, शिक्षकों का दर्द शिक्षक ही जानते हैं, बस उन्हें सही अवसर देने की आवश्यकता है।
एक उम्र के बाद यदि कोई साइकिल चलाना भी सीखना चाहे तो शुरू में बहुत अटपटा लगता है, डर भी लगता है, लेकिन यदि सही मेंटोर हो तो मुश्किल नहीं होता। तो वर्तमान परिस्थिति में रास्ता ढूंढने में हमारे शिक्षकों की भूमिका क्या हो सकती है, इसके लिए कुछ सुझाव हैं। जैसे शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में इस चुनौती को ठीक से जानने, समझने और इस पर विचार करने का अवसर दिया जाए और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा में क्या नवीन परिवर्तन इस समय हो सकते हैं, कैसे उन पर काम किया जा सकता है, इस पर शिक्षकों के वेबिनार किए जाए। नई परिस्थिति में सभी बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ सकें और शिक्षक भी ऑनलाइन आसानी से पढ़ा सकें, इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। सभी बच्चों के फोन नंबर विद्यालय में हैं, फिर शिक्षकों के माध्यम से उन्हें अपडेट भी कराया जा सकता है और यदि संभव हो तो कॉमन प्लेटफॉर्म से उन नंबरों को डाटा संबंधी रिचार्ज भी कराया जा सकता है। पाठ्यक्रम क्या हो, कौन से चैप्टर की आज आवश्यकता है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसे एक साल अगर नहीं भी पढ़ा तो काम चल जाएगा, यह विचार करने के लिए शिक्षकों की भी कमेटी हो और पाठ्यक्रम पूरा आधा कर देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में मूल्यांकन पद्धति भी कैसी हो, प्रत्येक छात्र का एक समग्र व्यापक मूल्यांकन हो सके, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के साथ शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टरों, एनसीईआरटी और सीबीएसई के एक्सपर्ट की एक टीम तैयार की जानी चाहिए और उनके निर्णय के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। मोबाइल के हर समय उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्र को स्वतंत्रता हो कि वह शिक्षक के साथ मिलकर अपनी सुविधानुसार पढ़ाई का समय निश्चित कर सके। शिक्षकों को भी ऑफिस समय में बांधने के बजाय बच्चों की उपलब्धता के आधार पर उनका अध्ययन कराने की छूट हो। विद्यालय विशेषकर सरकारी कब खोले जाएं, कैसे खोले जाएं, किन परिस्थितियों में खोले जाएं, क्या विशेष ध्यान रखा जाए, नेचुरली इस पर अगर कोई निर्णय ले सकता है तो वो शिक्षक सही रूप से ले सकते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी इसमें हो। 9वीं से 12वीं के विद्यालय जब माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाए तब सप्ताह में 2 या 3 बार बुला करके क्लासेस ली जा सकती है। शेष दिन वो अपनी तैयारी या अपना काम ऑनलाइन भेज सकते हैं और जो नहीं भी भेज सकते हैं अगली बार आए तब दिखा दे। और जो छोटे बच्चे हैं वो सप्ताह में 1 बार जब समय और अनुकूल हो जाए तब बुला करके उनको गाइड किया जा सकता है। विद्यालयों में स्काउट, एनसीसी, एनएसएस आदि के माध्यमों से भी बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का यह सुनहरी मौका है। वर्तमान में जो कार्य सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं हो, उन सबसे शिक्षकों को पूरी तरह मुक्त करके उनकी भूमिका केवल और केवल शिक्षा की उन्नति के लिए हो तो शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम आएगा। उम्मीद है कि शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता को समझते हुए शासन और प्रशासन के सभी जिम्मेदार व्यक्ति इस पर अवश्य विचार करेंगे और उचित निर्णय लेकर बड़ी संख्या में जो छात्र शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उन्हें शिक्षित करके एक शिक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे और शिक्षकों को भी अपनी इस वास्तविक भूमिका को निभाकर बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।